बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। इस्लामाबाद में इस वक्त बड़ी बड़ी ख़बरों का एक तूफ़ान बरपा है। आप जानते हैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो वापस किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया और ज़ाहिर बात है कि ये बहुत बड़ी ख़बर थी। और लेकिन इसके पीछे पीछे एक और ख़बर आ गई और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले जस्टिस मुज़ाहर नकवी साहब भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। और जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के उस बेंच के ये मेंबर थे जिसने मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत थी उसकी समाअत करनी थी और इन्होंने एक नोट भी लिखा था, उस नोट की भी बात करेंगे। लेकिन असल इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक तूफ़ान बल्कि बहरान पैदा हुआ है, तो इस बहरान के हमारे जो पाकिस्तान के इस वक्त जो सियासी मामलात हैं उस पर तो असरात मुरतब नहीं होंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नईम हैदर पंचोता साहब, वकील हैं और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। और ये भी आपको बता दूं कि आज इनकी अडयाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान साहब के साथ बहुत लंबी मुलाकात भी हुई है। और हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली का मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ सूबाई वज़ीर, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारे तीनों मेहमान इलेक्शन में भी जा रहे हैं। और लेकिन इनसे गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं ये जो इस्तीफ़े पे इस्तीफ़ा आ रहा है इससे करूँगा। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब, पहले मुज़ाहर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उनके बारे में आपकी पार्टी की जो पोजीशन है बड़ी क्लियर है। वो चाह रहे थे जी कि इस्तीफ़े के बाद भी उनके ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई है वो चलती रहे। और अब एजाजुल एहसन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है जो कि काजी फाजिसा साहब के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये इस्तीफ़ा उन्होंने इसलिए दिया है कि क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपकी पार्टी ने एक क्लियर पोजीशन ले लिया और अगर आप आने वाली हुकूमत का हिस्सा बनते हैं तो आप उनको विक्टिमाइज़ कर सकते हैं? शुक्रिया हामिद मीर साहब, मगर मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये जमात का इशू नहीं है, ना मेरा कोई स्टांस लेने की वजह से ये है। ये स्टांस सारी जमातों को लेना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, तमाम अदारों को लेना चाहिए। और जो अभी आप फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहरान पैदा हो गया, बहरान आज नहीं पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बहरान उस वक्त पैदा हुआ था जब साकिब निसार साहब ने अपनी मनपसंद के फैसले देने शुरू किए। बहरान उस वक्त पैदा हुआ था जब बंदयाल साहब ने अपनी मर्जी से किसी को गुड टू सी यू कहना शुरू किया। बहरान ये नहीं है, बहरान ये है कि भाई देखें, आप किसी के दबाव में आके फैसला करते हैं, भले आप की मर्जी शामिल नहीं होती, मगर आप किसी के दबाव में फैसला करते हैं तो जस्टिस कहाँ हो गया? फिर आप ये बताएं कि फैज़ाबाद धरने के आप सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि ये मॉनिटरिंग जज थे। एजाजुल एहसन मॉनिटरिंग जज खाली नहीं थे, ये वो लोग हैं जिन्होंने फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो जजमेंट आई और उसके ख़िलाफ़ फिर रेफरेंस दिलवाया गया और देने वाले और दिलवाने वाले दोनों की सरपरस्ती मौसूफ करते रहे हैं जो आज रिज़ाइन कर रहे हैं। मगर आज मुझे ये कहना है कि देखें, किसी भी अदारे में इससे कोई तल्लक रखता हो, वो सियासी जमात का कोई मेंबर हो, किसी अदारे का कोई मेंबर हो, आइन कानून से मावरा वो नहीं है, ना होना चाहिए। और अगर अच्छी सिमत को एक अदारा जाना शुरू हुआ है या दूसरा अदारा खुद एहतसाबी करना शुरू हुआ है तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें तो इसको अच्छी निगाह से एक अच्छा कदम के तौर पे देखना चाहिए कि अच्छी जानब एक कदम उठा है। तो मैं ये नहीं समझता कोई बहरान है, मैं ये समझता हूँ कि आइन कानून की बालादस्ती के लिए ये एक अच्छा कदम है। भले किसी को एहसास आज हुआ है कि मुझसे माजी में गलतियाँ हुई हैं और उसका मुझे मुदावा करना चाहिए, या एक अदारे को एहसास हुआ है कि हमें जो माजी में दाग लगा है हमारे माथे पे उसको धोना चाहिए और लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए। अच्छा नईम पंचोता साहब, ये जो एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा है इसके बारे में तो कुछ लोग कहते हैं जी कि बड़ा शॉकिंग है, क्योंकि ये तो काजी फाजिसा साहब के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे।
क्या ये कहना दुरुस्त है कि मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने भी इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि वो अपने खिलाफ एलिगेशंस का सामना नहीं कर सकते थे, और इनके बारे में भी बताया जा रहा है कि एक रेफरेंस आ रहा था तो इन्होंने भी फैसला किया कि उसका सामना करने की बजाय बेहतर है इस्तीफ़ा दे दो? बहुत शुक्रिया अहमद नबी साहब, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले मज़ाहर अली नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद आज हमने ये देखा, इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा हुई? जजेस के ऊपर प्रेशराइज़ उनको कैसे किया जाता है? कोई भी मामला हो, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो या किसी की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से हो या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो उसके हवाले से हो, तो कई ऐसी चीज़ें थीं जो हम देख रहे थे जो प्रॉपर तौर पर की जाती थी और बाकायदा तौर पर ट्रोलिंग जो है करके उनको प्रेशराइज़ किया गया, उनको मजबूर किया गया कि आप फैसले करवाएं। अब बात यह है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि बंदियाल साहब ने गुड टू सी यू कहा। जब बंदियाल साहब के टाइम के ऊपर इमरान खान साहब को रात को हटाया गया था, उस वक्त बंदियाल साहब ठीक थे और बंदियाल साहब के और भी फैसले मौजूद हैं जिसमें उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से भी दिए या बाकी भी, वहाँ पर तो ये खुशियाँ मनाते रहे। और दूसरी बात ये रह गई कि जिस तरह आइन की, कानून की यहाँ पर पामाली की जा रही है उसके ऊपर भी इनको चाहिए कि वो बोलें। इलेक्शन की अगर बात की जाए उसके ऊपर भी बोलें। जो आज कह रहे हैं कि इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो इदारे के ऊपर बताएं ना कि जहाँ पर अगर आपके हक़ में फ़ैसले आएँ तो वो ठीक है। जिस तरह एक शख्स को क्वालिफाई करके उसको इलेक्शन में उतारा गया है और दूसरी तरफ खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में और वो उसके ऊपर कोई समाअत नहीं है। और ये भी बताएं कि जब फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कोई पटिशन जाए तो वहाँ पर एतराज़ लगे कि ये कोई मफाद आमा का मामला नहीं है, ठीक है, लेकिन मुल्क के अंदर जो जुल्म जबर हो रहा है उसके ऊपर आप क्योंकि बेनिफिशरी हैं, आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो लिहाजा आप भी इंडोर्स करते हैं कि नहीं बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, आप क्या कहेंगे कि ये दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जो इस्तीफ़े दिए हैं, ये दबाव में आके इस्तीफ़े दे दिए हैं या ये राह फ़रार इख्तियार किया है और अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जिस तरह अदालत और सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख़ रकम की जा रही है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने जो बहुत सारे फ़ैसले भी किए, जो नई रवायात इन्होंने डाली हैं, और ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसे खालिद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि किसी पर दबाव ना दबाव हो ना ही फिर झुकाव हो किसी की तरफ। अच्छा। तो फिर ही अदालतों के फ़ैसले जो हैं वो तारीख़ी भी होते हैं और वो सब उसको सराहते भी हैं और उसको कबूल भी करते हैं। और अभी जो सूरत हाल जिसके लिए आप कह रहे हैं, ये बचाव की सूरत हाल भी हो सकती है, क्योंकि वैसे तो हमारे लिए सब बहुत ही मोहतरम है जितने जस्टिस साहिबान हैं, और मज़ाहिर नकवी साहब से तो हमारी ज़ाती भी न्याज़मंदी है, लेकिन ये जिस तरह उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुकी थी उस पर डिस्कशन और फिर उनको अब दोबारा भी बुलाया गया है, तो जो जस्टिस साहब हैं एजाजुल हसन साहब, वो हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन उनके लिए भी ये बात आ गई है, मीडिया पे भी है, सोशल मीडिया पे भी, कि एक रेफरेंस इनके लिए भी तैयार हो रहा है। तो मे भी इस वजह से भी हो। दूसरा, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उठाए जा सकते हैं कि जब इनके फ़ैसले आए और जिस तरह उस वक्त फ़ैसले किए गए, और खालिद लतीफ़ साहब मेरे सीनियर हैं, उन्होंने साकिब निसार साहब से शुरू किया, लेकिन और हाँ, जावेद लतीफ़ साहब हमारे मोहतरम हैं, जी जावेद लतीफ़ साहब मेरे मोहतरम हैं, लेकिन इन्होंने तो साकिब निसार साहब से शुरू किया। ये कहानी तो और पीछे भी जाती है। तब भी दबाव, झुकाव और इस तरह के फ़ैसले होते रहे हैं, और पीपल्स पार्टी तो बहुत विक्टिम रही है हमेशा से। तो अब हम समझते हैं कि जो काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब, जो नई तारीख रकम कर रहे हैं, इसके बड़े अच्छे असर आएंगे, और कोई बहरान नहीं है, बल्कि बहरानों को तो टल जाएंगे। ठीक है। और आइंदा जो भी सिलसिले होंगे वो बेहतर होंगे, और हम तो अच्छी उम्मीद समझते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा नाजरीन को बता दूं कि मामला क्या है कि मज़ाहर नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस गया। दरख्वास्तें तो बहुत सी गई, लेकिन एक रेफरेंस जो है उसकी बुनियाद पर समाअत शुरू हो गई। तो जो बेंच तश्कील दिया गया उसकी समाअत के लिए, उसमें एजाजुल एहसन साहब भी थे। एजाजुल एहसन साहब ने एक 4 सफ़े का नोट जो है वो परसों जारी किया था, और उसमें उनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, और उसमें वो
ये कह रहे हैं जी कि ऑन 22/11/2023 I had refused to join the other honourable members of the council in issuing the second show cause notice to the honourable Justice Sayyid Mazahar Ali Akbar Naqvi साहब। और आगे चल के उन्होंने ये कहा है कि in so far as the allegations are concerned, they are in my opinion utterly without merit or substance, both in law and or as the case may be, even as a prima facie appraisal of the facts such as they are। और आखिर में नकवी साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि allegation number 1 is that the respondent judge is approachable. This is highly obnoxious claim that is based entirely on audio clips और जुडिशल ऑर्डर्स। और वो कहते हैं जी कि द लॉ इज़ इक्वली वेल सेटल्ड बाय more than one judgment of this court as regards the use of audio video clips in any proceedings. The making of this allegation and its inclusion in the show cause notice are in clear violation of the settled law। तो उनका एक ख्याल था एजाजुल हसन साहब का कि मुज़ाहिर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग चल रही है यही गैर कानूनी है। तो मुज़ाहिर नकवी साहब ने तो इस्तीफ़ा दिया, तो एजाजुल हसन साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन साथ ही साथ जैसा कि नासिर शाह साहब भी कह रहे हैं, ये भी खबर गर्म है कि एजाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ भी एक रेफरेंस चल रहा था। तो अब ये मामला जो है ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो है वो उसमें है, तो इस पर हम मज़ीद बहस नहीं करते। अब पंचोता साहब आप हमें ये बताएं कि आज आपकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ, गौहर साहब भी थे और भी लोग थे, क्या आपकी पार्टी की टिकटों का मसला हल हो गया? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आज मुशावरत हुई, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया था कि इनको मुलाकात के लिए, मुशावरत के लिए इजाज़त दी जाए। लेकिन अगर मुशावरत की बात की जाए तो जो लिस्टें बनाकर गौहर साहब ले गए थे, पहले तो उन्हें काफ़ी देर जो है, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तकरीबन कोई 2 घंटे के करीब इंतज़ार करवाया गया बाहर। और जब वो अंदर आए हैं तो उस वक्त उनके पास लिस्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप नहीं मुशावरत कर सकते। यानी कि इतना खौफ है। आपने बल्ले के ऊपर हमला किया, इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में हमला किया, आपने उनको डिस्क्वालीफाई किया, उनके ऊपर केसेस बनाए और पार्टी को जिस तरह से क्रैक डाउन, क्रैश किया, अगवा किए, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो इस बात के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि उनसे मुशावरत ना हो और वो जो बेहतर उम्मीदवार हैं सही मुशावरत करके चूज़ ना कर सकें। ज़ुबानी कितने का आपको हल्के याद रह सकते हैं? अगर 800 लोगों का जिक्र करना है, वहाँ पर 1 2 3 एक तरीक़ाकार है ना जी कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, इनमें से ये इनकी ये पोजीशन है। उसमें एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए, उस प्रोसेस के अंदर उसको चूज़ करने के लिए वो भी हमें जो है वो दिक्कत आई। तो आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? सर मैं एप्लीकेशन जो है वो दी थी वहाँ पर सरगोदा में NA 82 और PP 71 से, जो भी फिर खान साहब का फैसला। और ये कोई क्लियर हुआ है क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? देखें आज रात को फैसला आएगा जी। आज मुशावरत वैसे जो जितना एक ज़ुबानी हो सकता था वो मुकम्मल हो गई है। बाकी जो मुशावरत है वो फिर मजीद जो है हो के चले आपसे पूछना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही अपने नाजरीन को बताता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे थे इस्लामाबाद से टिकट लेने की, और इस्लामाबाद से शुएब शाहीन साहब भी जो है उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। तो शेर अफजल मरवत साहब को कहा गया कि आप लकी मरवत से इलेक्शन लड़ें जहाँ से आपका ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा फिर शुएब शाहीन साहब को भी इस्लामाबाद से टिकट ना दें। तो झगड़ा तो इधर चल रहा है, लेकिन झगड़ा मुस्लिम लीग नून में भी चल रहा है। जवेद लतीफ़ साहब, मैं आपको एक आपके मोहतरम लीडर साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ कि जब दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो नवाज़ शरीफ साहब ने इन दोनों को अपने राइट लेफ़्ट पे खड़ा करके क्या कहा था, आज मैं आपको भी सुनाना चाह रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान को सुनाना चाह रहा हूँ, ज़रा सुने। आप जानते नहीं शख्स को, जानते हो कि नहीं? अब इसकी बारी आ गई है। कहाँ है हमारा वो दानियाल अजीज? कहाँ? इसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट लग गई है। बोलो ये आपको मंजूर है? फैसला दानियाल, फैसला चौधरी तलाल, फैसला आ गया आपके सामने। तो जवेद लतीफ़ साहब, फैसला ये आया कि दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी दोनों ने अपने सियासी कैरियर के 5-5 साल जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए कुर्बान कर दिए। और अब फैसला ये आया है कि दानियाल अजीज़ फारग, उनको टिकट नहीं दी गई, और तलाल चौधरी साहब को आपने लटकाया हुआ है, देनी है टिकट, नहीं देनी, उसको देनी है, शेर वसीर को देनी है। ये आपने
नवाज शरीफ साहब के साथ वफादारी का मुजाहरा करने वाले जो 2 आदमी थे, आपके वजीर थे, उन्होंने 5-5 साल कुर्बान कर दिए। ये इतनी ह्यूमिलेशन एक सियासी कारकुन की, ये क्या पैगाम दे रहे हैं आप लोग पाकिस्तान के बाकी सियासी कारकुनों को? देखें हामिद मीर साहब, जहाँ तक दानियाल अजीज़ का तल्लक है या तलाल चौधरी का तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने एक सियासी कारकुन होते हुए जमात के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ कि लीडरशिप को उसका अदराक रहना चाहिए। और मैं आज भी कहता हूँ कि वो एसेट हैं दोनों जमात के। उन्होंने हक़ का उस वक्त आवाज़ बुलंद की जब खाल खाल लोग इस तरह की बात करते थे। मगर मैं एक जो नईम हैदर साहब बात कर रहे थे ना, अगर इजाज़त दें तो मैं उस पर बात ज़रूर करना चाहता था कि इन्होंने कहा कि दबाव है आज और दबाव में फ़ैसले लिए जा रहे हैं, दबाव में वो जो इस्तीफ़े आ रहे हैं, इनके शायद इल्म में नहीं है नईम हैदर साहब के कि भाई दबाव इसको नहीं कहते। दबाव इसको कहते हैं जब एक जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी साहब के पास हाजिर सर्वस लोग चले जाते हैं, ताकतवर लोग चले जाते हैं, और ये दबाव नहीं है। दबाव ये है जब जस्टिस सेठ वक्कार एक बड़ा तारीखी फ़ैसला देते हैं। और मैं आज सलूट करता हूँ आज की सुप्रीम कोर्ट को भी कि उन्होंने तमाम तर चीज़ों को खातर में ना लाते हुए भी एक बड़ा फ़ैसला दिया एक आइन तोड़ने वाले के ख़िलाफ़। मगर आपको ये याद रहना चाहिए, दबाव उसको कहते हैं कि जब आप एक आइन कानून के मुताबिक जस्टिस करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ फिर रेफरेंस आता है। और मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता कि दबाव किसको कहते हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले देने वालों के साथ सलूक क्या होता है। मगर आप अगर हमें ये कह रहे हैं ना कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, आपको याद नहीं है यही अदालतें जो हैं 11 साल फॉरेन फंडिंग जो केस था वो लटका रहा। आपको ये याद नहीं है कि 8 माह होने को हैं, 9-10 मई का जो वाक़या है वो रियासत पे हमला था मगर उस पर आज तक फैसला नहीं हो सका। ये भी आपको याद रखना चाहिए। और जब आप इन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तो फिर यकीनन आप अपनी बात करेंगे और कोई सुनने वाला नहीं होगा। ठीक है। अच्छा नासिर शाह साहब, ये बताएं कि ये जो अब इलेक्शन की मुहिम तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है, बिलावल साहब पंजाब में जलसे कर रहे हैं, इससे पहले उन्होंने KPK में भी जलसे किए, लेकिन दूसरी तरफ आपके ख़िलाफ़ सिंध में एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन रहा है, तो कोई आपको दबाव महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उसका जो बेस है सिंध, वहाँ पे एक बहुत बड़ा अलाइंस बन रहा है और मुस्लिम लीग नून और GDA, MQM, JUI और बहुत सी दीगर जमातें जो हैं सिंधी नेशनलिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अलायंस जो हैं ये हमेशा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनते रहे हैं और अब भी ये जो इतना बड़ा अलायंस जिसमें PMLN, MQM, JUIF, GDA और फिर दूसरे भी हमारे दोस्त, हमें सबके लिए एहतराम है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जहाँ जो उनमें शख्सियात हैं, लेकिन हम उनसे बिल्कुल ख़ाइफ नहीं हैं। अच्छा। उसकी वजह ये भी है कि ये तो बड़े दिनों से ही चल रहा है ना कि ये अलाइंस बन रहा है और जी बड़ा टफ टाइम पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, लेकिन पूरी सिंध में जितने भी इलेक्टेबल्स या वो लोग भी जो हमसे जीते हुए थे और या थोड़े मार्जिन जिनके थे लास्ट इलेक्शन में 2018 वाले में, वो सब तो पीपल्स पार्टी में आ गए। और इस वक्त भी ये जितनी शख्सियात आपको नज़र आ रही हैं मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है। अगर हमारे पास स्पेस हो तो इनमें से आधे से ज़्यादा आपको ये भी पीपल्स पार्टी में नज़र आए। अच्छा। तो हम तो यहाँ बिल्कुल स्वीप कर रहे हैं, ना सिर्फ देही एरिया बल्कि जो शहरी इलाके हैं। मैं कराची की बात करूँगा, हैदराबाद की बात करूँगा कि जहाँ पे पहले हमें सीटें बहुत कम मिलती रही हैं, इस दफ़ा तो हम वहाँ भी स्वीप कर रहे हैं। और ये जो इत्तेहाद है इससे हमें बिल्कुल एक रत्ती भर भी हम खाइफ नहीं हैं। और आप देखिएगा कि 8 फरवरी 2024 को आपको ये रिजल्ट सामने आएंगे, बल्कि सिंध के अलावा भी दूसरे सूबों में भी इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे जी, एक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दिया गया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फ़ैसला किया। और इसके अलावा एक और पार्टी है, उस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है कि ये बल्ले का निशान जो है उन्हें दे दिया जाए। अब ये कौन सी पार्टी है और इस पार्टी के अंदर जो इलेक्शन हुआ था वो कैसे हुआ था और उसका क्या रिजल्ट आया, ये हम आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। एक पार्टी है जी जिसने दरख्वास्त दिया इलेक्शन कमीशन को कि बल्ले का निशान उसको दे दिया जाए। इस पार्टी का क्या नाम है जी? इस पार्टी का नाम है जी टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। चलें, अच्छा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है वो बड़ा टेक्निकल्स है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान। लेकिन इस पार्टी जो है इसकी रजिस्ट्रेशन का जो नोटिफिकेशन है वो हुआ जी 1 जनवरी 2024 को, यानी कि अभी चंद दिन पहले इसका नोटिफिकेशन हुआ है। और इस पार्टी के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए से हमें मिले हैं, वो आप देखें कि इनके जो चेयरमैन हैं वकार ज़का साहब अनअपोज्ड हुए हैं, कोई नहीं लिखा हुआ आगे इनको कितने वोट मिले हैं। और उसके बाद जनाब नबील रशीद साहब प्रेसिडेंट हैं अनअपोज्ड, फ़र्रुख रहमान ख़ान साहब वाइस प्रेसिडेंट अनअपोज्ड, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान सेक्रेटरी जनरल अनअपोज्ड। तमाम ऑफिस बेरर जो हैं वो अनअपोज्ड इनके हुए हैं जी मुंतखब, और इसको रजिस्ट्रेशन भी मिल गई है। और ये पार्टी कह रही है जी कि पीटीआई का जो बल्ले का निशान है वो उनकी बजाय आप टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को दे दें। तो ये इनका पता नहीं इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये पार्टी जो है इसका नाम क्या है और इसमें इलेक्शन कैसे हुआ। अब आप बताएं जी नईम पचौथा साहब कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है जी कि आपकी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, आपको इलेक्शन सही करवाना चाहिए था, और जो पेशावर हाई कोर्ट ने जो आपको बल्ले का निशान वापस दिया है तो वो गलत दिया है। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहला इलेक्शन भी ठीक था जी अहमद साहब, दूसरा इलेक्शन उन्होंने कहा कि आपने ठीक नहीं करवाया, तो लिहाजा हमने दूसरा भी कर दिया और साथ हम लेकर चले गए वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने जब एक हुक्म दे दिया उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जगह के ऊपर, जिसमें यह कहा गया था कि बल्ले का निशान इन्हें दिया जाए और सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाए, वो नहीं किया गया, बल्कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया और वो दोबारा जो है इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी गई। अब जब दोबारा पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि आप बल्ले का निशान जो है वो इन्हें अलॉट करें और सर्टिफिकेट अपलोड करें, अभी आप देख लें कि तकरीबन 26-27 घंटे हो गए लेकिन अपलोड नहीं किया गया। हमारा ऊपर टाइम है, हमने टिकटें जो हैं वो जारी करनी है, दूसरी तमाम जमातें कंपेन कर रही हैं और हमें बल्ले के चक्कर में ही आपने जानबूझकर लटकाया हुआ है कि ये टिकट आपकी पार्टी की असल ताकत बल्ले का निशान है या आपका मंशूर है? इमरान खान है और उसका विजन है, उसका मंशूर। तो इमरान खान तो बॉलर था। दूसरी बात जी, इमरान खान तो बॉलर था, बैट्समैन तो नहीं था। देखें, बॉलर था या बैट्समैन था, इस वक्त जो है ना उसके नाम से, उसके बल्ले से, उसके खंबे से, हर चीज से डर है। और दूसरी बात, अच्छा, जो एप्लीकेशन लेकर आए हैं कि हमें बल्ले का निशान दिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान अलॉट कर दिया जाए। जब किसी को निशान अलॉट होता है तो तब दूसरे शख्स को, किसी भी पार्टी को नहीं दिया जा सकता। ये इलेक्शन एक्ट है। ठीक और दूसरे नंबर पर बात यह है जो लतीफ़ साहब ने कही 9 मई के हवाले से, ये दबाव के हवाले से, दबाव किस पे है? दबाव उस पे है जिसके खिलाफ रात दिन प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही हैं, उन जजेस पे दबाव नहीं देखते। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के अंदर जितनी प्रोसीडिंग्स हुई थी, जैसे पहले कलदम की गई थी, आज फिर कहा गया कि ट्रायल वहाँ से शुरू होगा। तो इस तरह से ट्रायल चल रहे हैं। अदालत में दरख्वास्त दी जाती है कि हम एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहते हैं, 11 महीने लग जाते हैं वो विड्रॉल के ऊपर, और वहाँ पर फैसला सुना दिया जाता है और इमरान खान को सजा हो जाती है। और उस वक्त वो दरख्वास्त लगती है जब टाइम ही गुजर जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम गए उस फैसले को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उस दिन केस फिक्स हुआ जब हमारा पेशावर हाई कोर्ट में भी फिक्स था, हमें वो मजबूरन वापस लेनी पड़ी। अच्छा जवेद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताएं कि अगर तरीक़े इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाता है तो बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के आप ये नहीं समझते कि ये उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़्यादती है? मैं हामिद मीर साहब आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि किसी जमात से उसका निशान नहीं छीना जाना चाहिए। किसी सियासी जमात को आप इस निज़ाम से, इस सिस्टम से आउट करेंगे तो सवाल उठेंगे। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा
कि अगर इजाज़त दे दें वो भी, जी। कि नईम हैदर साहब ने 2-3 बातें कही हैं। इन्होंने एक फरमाया है कि इमरान खान पे बड़ा दबाव है, डे टू डे हेयरिंग हो रही हैं। इनको याद रखना चाहिए कि इनके खिलाफ कोई JIT नहीं बनी। इनको याद रखना चाहिए कोई सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज नहीं ऊपर बैठा हुआ। इनको याद रखना चाहिए जो ये फरमा रहे हैं, जो अभी आपने खुद भी फरमाया कि एक जमात जो है वो बल्ले का निशान लेना चाह रही है, तो 4 दिन हुए हैं उसको बने हुए। तो आपको याद है ना कि जब नवाज शरीफ को नाहल किया गया तो लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन था, तो रातों रात 2 जमातें बना दी गई थीं और उनको निशान अलाट कर दिए गए थे और उन्होंने इलेक्शन हमारे खिलाफ लड़ा ताकि इनके वोट तकसीम हो। और जो आज ये बात कर रहे हैं ना नईम हैदर साहब, हम 4 साल तमाम वो जमातें जो पाकिस्तान की असेंबली में मौजूद थी, जिनकी नुमाइंदगी मौजूद थी, हम ये इनसे कहा करते थे कि जो आप आग लगा रहे हो इसकी तपश आपको महसूस होगी। और आप इंतकाम में इतने अंधे थे और एक पेज पे थे कि आपने सबको जलाने की जो ठान ली, आज उसकी तपश आप महसूस कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि 9-10 मई के वाक़या में लोग जो शामिल हैं, उनके अलावा बाकी तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और बल्ले का निशान भी होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बगैर किसी तस्दीक के, बगैर आप किसी वजह के हर बंदे को उठा लेंगे और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करेंगे, तो आप नुकसान कर रहे हैं उन पॉलिटिकल फोर्सेस का जो माजी में ज़ेरे ताब रही हैं आपके, या माजी में जो आपसे नुकसान भुगत चुकी हैं, मगर आज भी उनका नुकसान हो रहा है इस लिए कि आप वो काम कर रहे हैं जो माजी में होता रहा है, नहीं होना चाहिए। ये आपका इशारा पंजाब पुलिस की तरफ है या किसी और की तरफ है? मैं ये कहता हूं कि कोई भी इदारा हो, मैं ये कहता हूं कोई भी सूबा हो, मैं ये बात करता हूं। चलें ठीक है, वही आपका इशारा उनकी तरफ है जिन्होंने आप पे भी 124A का बगावत का मुकदमा बनाया, उन्हीं की तरफ इशारा ना। लेकिन हामिद साहब एक सेकंड के लिए मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूं और ये तवक्को रखता हूं, मुझे ये बताएं कि रियासत पर हमला करने वाले जो हैं वो सियासी कारकुन हो सकते हैं? और क्या रियासत जो है 8 माह से इंसाफ नहीं मांग रही? क्या रियासत को इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा रियासत को इंसाफ 8 माह गुजरने के बावजूद भी, कि आप कभी किसी को रिलीफ दे देते हैं और कभी किसी को मासूम कह देते हैं और कभी किसी के लिए और अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, क्या इतना रिलीफ माजी में किसी जमात को मिला है? इसका मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन नासिर शाह साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तीर का निशान ले लिया जाए तो क्या यह मुनासिब होगा? देखें, हमसे तो हमारी तलवार का निशान ले लिया गया था, बल्कि PPP को बैन करके फिर हमने 4P बनाई। हमारा तो बिल्कुल वाज़ेह स्टांस है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि PTI को बिल्कुल हिस्सा लेने दिया जाए और उनका सिंबल भी होना चाहिए जो बल्ला है या जो भी वो है। लेकिन मैं सिर्फ एक ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि पंजोता साहब कानूनदां हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन देखें जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट होती है उसका जो फैसला होता है वो उस प्रोविंस तक महदूद होता है। अगर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला था जिसको इन्होंने चैलेंज किया, तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करना चाहिए था। अच्छा, और फिर अब भी मैं ज्यादा मुझे कानूनी पता नहीं, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी बात है। मुझे समझ आ गई, प्रोविंशियल हाई कोर्ट होती हैं जहां भी मुझे समझ आ गई आप क्या कहना चाहते हैं। शायद आप उसका इशू जरूर आप शायद वही कहना चाहते हैं जो अहमद वली खान साहब कहना चाहते हैं, कभी कहते हैं कभी फिर नहीं कहते, फिर स्टेटमेंट कहते हैं मैं कायम हूँ, कभी कहते हैं नहीं कायम। बहरहाल, लेकिन एक सवाल जो है वो मैं आपसे ये करने लगा क्योंकि आपकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो अलीमा खान साहबा ने आज एक बड़ी अहम बात की, ज़रा सुने वो क्या कह रही है। इमरान खान के ऊपर 202 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फ़र्क ज़राए से ऑफ़र आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने नहीं चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? थोड़ा सा आप हमें बताएंगे हमारे नाजरीन को कि ये इमरान खान साहब को क्या कहा जा रहा है कि अगर वो मान जाएं
तो उनके खिलाफ 202 केसेस ख़त्म हो जाए? देखिए, इमरान खान साहब को यही कहा जाए कि आप अमेरिका को क्यों आपने इनकार किया अड्डे देने से। अगर आप अड्डे दे देते या आप एब्सोल्युटली नॉट ना कहते या आप इस माफिया के खिलाफ खड़े ना होते तो फिर आपके लिए क्लीन चिटें थी। और आज भी यही मामला है कि अगर वो पड़ा है तो सिर्फ खुददारी और इस मुल्क की आज़ादी और इस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, जैसे आज प्रेशराइज़ किया जाता है और मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाते हैं, इनके लिए पड़ा हुआ है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, आइन की बालादस्ती हो। अमीर और गरीब के लिए जो एक बनाया गया कि अलग अलग कानून है, तमाम कानून के बराबर हैं। और दूसरी बात ये रह गई जो ये कह रहे हैं कि डील करेंगे। आज भी मैंने उनसे सवाल किया कि एक जो साफ़ी हैं, हमारे सीनियर साफ़ी हैं, वो कह रहे थे कि खान साहब अंदर रो पड़े हैं। उन्होंने कहा ये किसने कहा? मैंने कहा जी कुछ शायद इधर से कोई बंदा वहाँ पर मौजूद था जियो का। तो उन्होंने कहा जी कब ये हुआ? तो मैंने बताया कि यूं इस तरह से कोई चला है बयान और उसके ऊपर मेरा ख्याल में चौधरी साहब ने किया और फिर कोई आई थिंक सो तरदीद भी आई है या कोई उसके ऊपर जस्टिफिकेशन आई है। तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि मैं अगर घबराया हुआ हूँ और मैं कहता कि मुझे छोड़ दो, मैं डील करने के लिए तैयार हूँ, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूँ और मुझे लंदन भिजवा दो, मैंने इलाज करवाना है, ये मैं कोई बहाना बनाता ना, फिर मैं कहता मेरे केसेस ख़त्म कर दो, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। बात यह है कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं, कमज़ोर करने के लिए, लोगों के अंदर एक तासर पैदा करने के लिए कि जनाब इमरान खान तो टूट गया है या वो तो बिल्कुल डील करने के लिए तैयार है या तो वो तो बिल्कुल आप कहते थे कि बड़ा दिलेर और बड़ा बहादुर और बड़ा इस तरह का। उन्होंने आज बड़ा एक वाज़ेह जुमला कहा। उन्होंने कहा आपने ज़रूर जाकर ये बताना है। उन्होंने कहा कि देखें ये जो नवाज़ शरीफ है ना, इसके हवाले से मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। इसके हवाले से कमेंट मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ जो है जैसे कानून के सामने वो सरेंडर करता कानूनी तरीके से, तो फिर उसकी और एक तरीके से उसको देखा जाता, ट्रीट किया जाता। लेकिन क्योंकि इसने तरीका ये इस्तेमाल किया है, इस तरह से इसने उधर से डील किया है कि जैसे इसको सलूट पड़े हैं, जैसे इसको क्लीन चिट दी गई है, जैसे इसके लिए रेड कारपेट बिछाए गए हैं, ये अपनी मौत आप मर गया। सियासी तौर पर इसका खात्मा हो गया आज। अच्छा, आपने जो बात की कि इमरान खान साहब ने ये वजाहत की है कि वो बिल्कुल नहीं रोए और उनकी आंखों से कोई आंसू नहीं आए, मेरा ख्याल है ये मुख्तलिफ चैनल्स पे ये खबर चली थी। बिल्कुल गलत, लेकिन आपकी वजाहत जो है वो जियो पे आ गई। ठीक है, बिल्कुल जियो पे आपकी वजाहत आ गई, बिल्कुल आ गई, सही आ गई है। और मैं खुद 2 दफ़ा पूछा है। हाँ, बिल्कुल खान साहब ने क्लियर कट बताया और कोई इस तरह की कोई ऐसी जो ये खबर चलाएगी सारी झूठी है। दूसरे नंबर पर जो 9 मई की बात कर रहे हैं, 9 मई का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? आज भी खान साहब ने कहा उसके ऊपर क्यों नहीं GIT बनाई जाती, क्यों नहीं इंडिपेंडेंट तहकीकात जो है वो की जाती, कि उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए। मैं GIT कह रहा हूँ, सॉरी, इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन हो जो कि तहकीकात करे, उसके बाद सारी फाइंडिंग आए कि किसका कसूर है और उसके बेनिफिशियरी कौन है। आपने क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में बात कर दिया, तो अब जवेद लतीफ़ साहब थोड़ा सा अगर आप वजाहत करना चाहते हैं तो कर दें कि क्या वाकई आप लोग खुश होते हैं कि जब ये इस तरह की खबरें आती हैं कि वो जेल में इमरान खान रो पड़ा है? देखें हामिद मीर साहब, हम इतने कम ज़र्फ़ नहीं हैं जितने कम ज़र्फ़ इमरान खान थे। आप देखें कि वो नकलें उतारा करते थे, कि इस तरह गुफ्तगू करते हैं नवाज शरीफ, वो बाकायदा कपड़ा लेके कहते थे कि इस तरह मुंह छुपाते हैं। मगर मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि आपके लिए कानून और है, आपके लिए 8-10 कमरों पे मुश्तमिल एक कमरा बनाएं, जिम बनाएं और देसी मुर्गियां खिलाएं। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के लिए आलमी कुव्वतों ने साजिश करनी थी? क्या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए कुछ सर्व किया था जिसके लिए उनके खिलाफ साजिश होती? और मुझे ये बताएं कि मजमून जो छपा इनका इमरान खान साहब का, और आज जो बात की जा रही है कि इनके खिलाफ केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, डील करे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अदालों को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि अलीमा बीबी जो बात कर रही थी दुरुस्त है और वो मजमून इसका है या नहीं, और ओन किस तरह वो कर रहा है। फिर इसी तरह मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ के साथ या भुट्टो के साथ इमरान खान को खुदा के लिए उसका तकाबली जायजा भी लेना मुनासिब नहीं है। कहाँ जुल्फकार अली भुट्टो, कहाँ नवाज शरीफ और कहाँ इमरान खान, खुदा का खौफ किया जाए। आपकी वजाहत आ गई। मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद एक बहुत ही अहम इशू है, हमारे मीडिया पर उसका बिल्कुल जिक्र नहीं हो रहा, उस इशू पे बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अहम इशू ये है कि आज मैं इस्लामाबाद में जो लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए एक एहतजाजी धरना चल रहा है, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मुझे एक आज़ाद कश्मीर का शहरी मिल गया
और वो आज़ाद कश्मीर का शहरी जो है उसने भी शोर मचाया कि मेरा भी जो एक रिश्तेदार है वो लापता है और उसको अगवा किया है इंडियन आर्मी ने। पहले ज़रा उसकी बात सुन लें आप। मैं इकबाल भी नास हूँ बागा दस्तगीर से। हमारा एक भाई मारूफ नास, मेरे बड़े भाई, 23 दिसंबर को चकोटी बॉर्डर से हम इंडियन आर्मी की जद में आके, वो एक मजदूर आदमी था, लकड़ियाँ काटने गया था। 2 बंदे थे, एक पकड़ा गया, वो बेचारा पकड़ा गया। उसके बच्चे यहाँ पे इस्लामाबाद में हमारे पास मौजूद हैं और मैंने फॉरेन ऑफिस, मैंने हर इदारे में जाके दस्तक दी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पास हर एक चीज़ पड़ी हुई है। खुदा के लिए जियो न्यूज़ हमारी आवाज़ बने, ये मीडिया अदा से हमारी गुजारिश है कि हमारी आवाज़ बने और उन बच्चों को उनका जो वालिद है उनको लौटाया जाए। अच्छा, अब ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये 27 दिसंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल से इंडियन आर्मी ने एक आज़ाद कश्मीर का शहरी जो है जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है उसको अगवा किया है। 2023 में इस तरह के वाक़यात बार बार हुए हैं और इसी तरह का एक वाक़या जो है ये अक्टूबर 2023 में जब हुआ था तो उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले लोग जो हैं उन्होंने क्या बताया था, ज़रा सुने। चंद दिन पहले हमारे 5 नौजवान जो कि जड़ी बूटी के लिए और माल मवेशी देखने के लिए जंगल गए थे, वो इंडियन आर्मी ने अगवा करके उनको मार दिया और सोशल मीडिया पर ये खबर दिया है कि ये दहशतगर्द थे, जबकि वो दहशतगर्द नहीं है। और चंद दिन पहले जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब मुजफ्फराबाद गए तो वहाँ पे एक मुकामी सहाफ़िया अमीरुद्दीन मुग़ल, उन्होंने उनको ये सवाल किया, सुने सवाल क्या था और जवाब क्या था। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर तो हो गया, लेकिन भारत की तरफ से अब तक वायलेशन जारी है। घास काटते हुए, लकड़ लाते हुए, बूटियां चुनते हुए लोगों को अगवा किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है। जिंदा तो क्या मिलते, लाशें भी नहीं मिलती। लेकिन मादरत के साथ हमारी हुकूमत इस पे नहीं बोलती। ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल कोई स्टैंड नहीं लिया और हमारी तरफ से भी रिटेलिटरी फायर्स होती हैं, उनके मोर्चों पे हम हमले करते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है कि बस वो आते हैं, हमें मारते हैं, चले जाते हैं और हम देख रहे हैं उनको। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज़ फायर है और ये जो सीज़ फायर था इसका ऐलान हुआ था फरवरी 2021 में और उसके बाद फिर हमने ये भी सुना था कि फिर जी मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने दौरा तो नहीं किया और लेकिन ये है कि सीज़ फायर जो है वो अभी तक चल रहा है। तो अगर सीज़ फायर चल रहा है तो फिर इंडियन आर्मी जो है वो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को लाइन ऑफ कंट्रोल से अगवा कैसे करती है और उनको कत्ल करके ये इल्ज़ाम क्यों लगा देती है कि ये दहशत गर्द हैं। तो ये मामला जो है इस पर किसी को बोलना चाहिए, कोई वजाहत करनी चाहिए कि ये सीज़ फायर है या नहीं है, सीज़ फायर है या नहीं है। और अगर वायलेशन हो रही है तो पाकिस्तान बताए कि सीज़ फायर नहीं है, इंडिया ने सीज़ फायर तोड़ दिया है। हमें ये तो बताया जाता है जी बलूचिस्तान में इंडिया साजिश कर रहा है, हमें ये भी बताया जाता है जी कि वो जी अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है इंडिया करवा रहा है। तो ये जो आज़ाद कश्मीर में इंडियन आर्मी आज़ाद कश्मीर के शहरियों को उठा के ले जाती है, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता। नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कश्मीर के मसले पे हमेशा बड़ा एक क्लियर स्टैंड लेती है, इस मामले पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और ये, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे इदारे हैं, फॉरेन ऑफिस या गवर्नमेंट या जो दूसरे मुख्तलिफ इदारे हैं, वो इस बात को ज़रूर रेज़ करते रहे हैं और ये बहुत अरसे से इस तरह की वायोलेशंस इंडियन साइड से होती रही हैं और हमारे कई लोग शहीद हुए हैं या जो जैसे अभी आप बता रहे थे अगवा हुआ है, ये तो अभी आज है, लेकिन शहादतें तो बहुत हुई हैं और वो हमेशा वहाँ से इस तरह की शिकायत आती रही है और हमारी तरफ से भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, केयर टेकर ने, कि यहाँ से भी होते रहे फायर, लेकिन इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से उजागर करना चाहिए और ताकि इस तरह के वाक़यात ना हों। अच्छा, इस पे आपकी पार्टी अब जा रही है, पंचोता साहब इलेक्शन में जा रही है, आपकी पार्टी के मंशूर में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा? क्योंकि आपकी पार्टी के ज़माने में ये सीज़ फायर हुआ था ना, उनकी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, तो ये जब सीज़ फायर हुआ था, तो अभी आपका क्या मौक़िफ़ होगा कि इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखें, जो खान साहब का इसके ऊपर बयान था ना, इसराइल, इंडिया, अमेरिका के ऊपर, उन्होंने कहा कि ये डील करके नवाज़ शरीफ आया, आते ही इसने इंडिया के हक़ में स्टेटमेंट दी है। और लापता अफराद की अगर बात की जाए तो मैं बड़ा हैरान हूँ। अच्छा, ज़ई साहब कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ 820 लोग जो हैं वो लापता हैं। ये जान ज़ई ने कहा, जान ज़ई साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि सिर्फ 820। वो मिसालें दे रहे हैं कि उस मुल्क में इतने लापता हैं, उस मुल्क में इतने लापता हैं। यही हाल इस PMLN या बाकी PDM का भी है।
ये कहते हैं जी कि 2017 में हमारे साथ ज्यादती हुई, 2013 में हमारे साथ ज्यादती हुई। भाई हमें बताएं कि क्या इमरान खान की हुकूमत थी? इमरान खान ने आपको कहा था कि आप करप्शन करें, बदयांती की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आपको नाअहल किया था और उसका आपका जवाब देना चाहिए था, जो कि आज तक जवाब नहीं दिया गया। जवेद लतीफ़ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वापस आते ही इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने का बयान दे दिया। तो ये जो मैंने पर्टिकुलर वाक़े का जिक्र किया है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को इंडियन आर्मी उठा के ले जाती है, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखिए अहमद मीर साहब नईम है जो हैं हैदर, ये कानूनदार ज़रूर हैं मगर एक तारीखदान नहीं है। इनको ये इल्म नहीं है कि इनके जो लीडर थे, जिनको आज ये लीडर कह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर का सौदा किस तरह हुआ था, जो ट्रंप से वापसी पे इन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया था। मगर मैं ये कहूँगा क्योंकि आपके पास वक्त कम है, कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ की जो एहसास महरूमियाँ हैं उनको हम ये तो कहते हैं मुदाखलत होती है, मगर उनकी एहसास महरूमी को उजागर आज तक हम लोगों ने नहीं किया, ना उनको ड्रेस किया है। हमें इन इश्यूज पे काम करना है, ना कि हम दीगर इशू बिल्कुल ठीक है पे काम करते रहते हैं या उस पे जिक्र करते रहते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब और नहीं होता साहब, लेकिन मैं चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को भारतीय फ़ौज हर आए दिन अगवा करती है, उनको कत्ल कर देती है, शहीद कर देती है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा को इस इशू पे एक वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए और जो अगवा शुदा शहरी हैं आज़ाद कश्मीर के, उनको बाजियाब कराना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।